हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट 9 और तिथि है 23 अक्टूबर 2020। तो आज की वर्कशीट में देखिए हमें क्या दिया गया है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम या मुख्य अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सके, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब ये होता कैसे है? एक तरीका है कि फलीदार पौधे वर्ग के पौधे की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। और दूसरा, कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ये हो गए स्थिरीकरण के तरीके। अब हम देखते हैं हमारा नाइट्रोजन चक्र कि किस प्रकार नाइट्रोजन चक्र द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। तो पहला है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। तो ये रहे हमारा नाइट्रोजन चक्र, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को हरे शैवाल क्या कर रहे हैं? स्थिरीकरण कर रहे हैं उसका। फिर उसके बाद ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। अब जब मिट्टी में चले गए तो क्या होगा? यहाँ पर इन्होंने स्थिरीकरण कर दिया और स्थिरीकरण से ये पहुँच गए मिट्टी में। मिट्टी से इन्हें कौन ले लेगा? पौधों की जड़ें, यानी पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं। वहाँ पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। तो यहाँ से ये पहुँच गए कहाँ पर? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। तो जो भी जंतु इन पौधों को खाता है तो यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुँच जाती है। पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। जो आपको ये वाला सर्कल दिखाया था ना, ये वाला एरो, कि जीवाणु उसे गैस में बदल रहे हैं और वो वापस गैस जो है कहाँ पहुँच गई? हमारे वायुमंडल में। तो ये हमारी वापस यहाँ आ गई। और क्या था हमारा कि बिजली के कड़कने से भी कई बार नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, यानी तड़ित द्वारा। फिर ये भी नाइट्रोजन स्थिर होकर कहाँ पहुँचती है स्थिरीकरण के बाद? मिट्टी में। फिर मिट्टी से इसको किसने अवशोषित कर लिया? पौधों की जड़ों ने, और पौधे तक पहुँचा दिया। पौधों को खा लिया जंतुओं ने, तो जंतुओं तक पहुँच गई नाइट्रोजन। और फिर जंतुओं के मरने से या उनके उत्सर्जन से, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे वो वापस कहाँ पहुँच गई नाइट्रोजन? मिट्टी में। और मिट्टी में कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो उसे डायरेक्ट गैस में बदल देते हैं और वो फिर वापस हमारे वायुमंडल में पहुँच जाती है। तो ये है हमारा नाइट्रोजन चक्र। तो इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब देखते हैं हमारे प्रश्न क्या क्या हैं। सेम और मटर के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? और सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? और लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो नाइट्रोजन चक्र यानी चौथे प्रश्न का उत्तर तो हमारा नाइट्रोजन चक्र ये ही रहा। तो ये नाइट्रोजन चक्र आपको इस चौथे प्रश्न के उत्तर में बनाना है। और बाकी 3 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो उत्तर 1 है राइजोबियम जीवाणु, जो फलीदार पौधों की जड़ों में होता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उत्तर 2 है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के तरीके क्या क्या हैं? फलीदार पौधों में राइजोबियम जीवाणु द्वारा, और कभी कभी बिजली के कड़कने पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। उत्तर 3 कि नाइट्रोजन हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? तो नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है। तो उनके मुख्य अवयव है, इसलिए उनके निर्माण के लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी, यानी सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एन्जॉइंग।